बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ यासीन अरई साहब। आप एक बिज़नेसमैन हैं, उम्मीदवार बराए फ़िनांस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी बहावलपुर। आज हम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, आपका क्या मंशूर है, इस सोसाइटी के अंदर क्या मसाइल हैं, और आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे। तो आइए मुमताज़ यासीन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? तालीमी सिलसिला जी, मेरा बाय बर्थ मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तो वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं मेरी इब्तदाई तालीम भी हुई और मैंने ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से ठीक। कॉमर्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ। और ये 1988 में तकरीबन मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। और उसके बाद मैं अपने बिज़नेस का, मुझे शुरू से एक क्रिज़्मा था कि जी मैंने बिज़नेस करना है, क्योंकि अच्छा। वालिद साहब मेरे जो हैं वो नौकरी के पेशा से मुंसलिक थे। अपना नेवी में उनकी जॉब थी, पाकिस्तान नेवी। अच्छा। और उसके अलावा जो भी हमारे ताया दादा वगैरह सब लोग ज़राअत से मुंसलिक थे। तो फिर मैंने इसमें मुख्तलिफ बिज़नेस में उसको सीखने के लिए दाव पेच आजमाए और सीखने के लिए नुकसानात भी उठाए काफ़ी। और आखिरकार फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस जो है वो मैंने इख्तियार किया। ठीक। आजकल आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? मेरा बिज़नेस वही है, आउट ऑफ होम मीडिया, यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग। जो भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और जी। तो यही मेरा बिज़नेस का मीडियम है। पहले मैं कराची में यही काम करता था, तो ऑल ओवर सिंध मेरा बिज़नेस था। बायोनिक एडवर्टीज़मेंट के नाम से मेरी फर्म है, तो उससे मैं काम करता हूँ। और अब मैं भावलपुर में यही काम जो है ये बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक। सर, हाउसिंग सोसाइटी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें कौन-कौन उम्मीदवार हैं? एक्चुअली एक तो 2 पैनल हैं। एक हमारा पैनल है जो इत्तेहाद पैनल है, उसके अंदर हमारे सदर हैं राजा शाहज़ेब खान, जो हैं वो उम्मीदवार हैं सदर के सदारत के लिए। ठीक। और सेक्रेटरी के लिए राव इमरान खान साहब हैं। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के लिए ख्वाजा वसीम साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए मैं हूँ। बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स होते हैं, वो डिफरेंट हैं। इस तरह से दूसरा पैनल जो हमारा अपोजिट है, उसमें फ़ारूक वरीन साहब एडवोकेट साहब हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मलिक तुफ़ैल साहब हैं जो उनकी तरफ से सेक्रेटरी के लिए। बाकी अभी उनका पैनल जो है, क्योंकि कागज़ात नामज़दगी कल लास्ट डेट है, तो कल फिर बाकी क्लियर हो जाएगा कि और कौन-कौन होगा। ठीक। हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैं बात करूँ तो हाउसिंग सोसाइटी में क्या-क्या सहूलियात हैं? हाउसिंग सोसाइटी जी, ये माशाल्लाह से काफ़ी पुरानी है। सन 90 या 91-92 से इसकी डेवलपमेंट हुई हुई है। और उस ज़माने से ही इस सोसाइटी में जो है बाकायदा, बल्कि लोगों को, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, इसमें गैस भी उस वक्त से ही मौजूद है और वाटर सप्लाई है इसके अंदर। बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट है, सीवरेज का अच्छा निज़ाम बना हुआ है उस दौर के हिसाब से। मगर अब जैसे आबादी बढ़ती जा रही, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 3500 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो उसकी वजह से साइज़ इसका इतना ज़्यादा बड़ा होने की वजह से अब जैसे जैसे आबादी आ रही है, तो सीवरेज का सिस्टम जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर काम की ज़रूरत है। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा है, मगर उसको एक्चुअली जो उसका डिस्पोज़ल होना चाहिए, जहाँ पे ले जाके उसको शहर के किसी मेगा उसके साथ लिंक करना है, या कोई उसको ट्रीटमेंट करके उस पानी को किसी ऐसी जगह पे डाला जाए कि जहाँ उसका नुकसान ना हो, जी। तो सिर्फ उस काम की उसके लिए ज़रूरत है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह इस सोसाइटी का अच्छा है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो पार्क्स या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करने की और उनको बनाने की ज़रूरत है। ठीक। सर, हाउसिंग सोसाइटी में कितना घर तामीर हो चुके हैं और वोटिंग के लिए कितना लोग वोट कास्ट करेंगे? हाउसिंग सोसाइटी में इस वक्त जी नियर अबाउट 1200 के करीब जो है घर जो है तामीर हो चुके हैं, 1100 से 1200 के दरमियान। अच्छा। और कोई 3500 से 3600 तक इसमें टोटल प्लॉट्स हैं। तो अभी आप ये समझें 30% प्लस इसमें कंस्ट्रक्शन हो गई है। और जहाँ तक वोट कास्ट होने का ताल्लुक है, तो वोट उम्मीद है कि 70% के करीब, 60 to 70% में वोट कास्ट होंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहावलपुर शहर से बाहर रहते हैं, वो नहीं आ सकते। बहुत से लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, वो नहीं आ सकते। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे मिस हो जाते हैं वोटिंग के लिए दिन पे। तो
60 to 70% है। ठीक, आपकी क्या बयान है, आप इलेक्शन जीत कर सोसाइटी के लोगों के कौन से मसाइल हल करवाएंगे? कि देखें, एक तो ये है कि मैं जिस सीट के लिए इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ वो कोई इंतज़ामी सीट नहीं है। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हूँ, तो मैं तो जो उसके पैसे हैं, जो चीज़ें हैं इस हवाले से, उसकी अच्छी निगरानी कर सकता हूँ कि भाई उसके अंदर कोई लीकेज ना हो, उसका कोई मिसयूज़ ना हो, और जो मेरी ज़िम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से। बाकी हमारा ग्रुप है, जो हमारे सदर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वो इसके लिए वो करेंगे। और उसके लिए सबसे एक्चुअली यही है कि जी, एक तो आपकी सीवरेज के सिस्टम को ठीक किया जाए, दूसरे आपके जो पार्क्स वगैरह हैं उनको आबाद किया जाए, एजुकेशन के हवाले से बच्चों के लिए यहाँ स्कूल्स का कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, सेहत के हवाले से कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल्स वगैरह बीओटी की बेस के ऊपर कुछ ऐसी लोगों को लाया जाए कि जी वो यहाँ पर अपने खुद बिल्डिंग्स बनाएं और उनको चलाएं और सोसाइटी के लोगों को सेहत की सहूलत मैसर आ सके। और बाकी उसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि जो आपके डेली बेसिस पे काम होते हैं, वो प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, और जैसे आबादी बढ़ती है डेली बेसिस पे आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई, आपकी सीवरेज का कोई मसला हो गया, सीवरेज का पानी, जो आपका वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली आपने ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है कि जो फौरी तौर से रिएक्ट करे और उस मसले को हल करे। जैसे ही लोगों की कोई प्रॉब्लम पैदा हो तो उसको हल करने के लिए एक्चुअली एक मैकेनिज़्म बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सर इलेक्शन किस दिन हो रहे हैं? इलेक्शन जी 31 मार्च उसकी तारीख़ है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह जुमेरात के दिन, और पोलिंग टाइम शायद 5 से 6 बजे तक का होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा बढ़ जाए, 6 या 7 बजे तक हो जाए, क्योंकि वर्किंग डे है थर्सडे को, तो लोग जो हैं अपनी ड्यूटीज़ पे गए होते हैं, काम पे गए होते हैं, तो उसका थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाए ताकि लोग अपने वोट कास्ट कर सकें। ठीक, सर अब इलेक्शन में किस हद तक उम्मीद है आप इलेक्शन जीत जाएंगे, इस बारे में बताएं। देखें जी, इलेक्शन में हर उम्मीदवार को जिसके बॉक्स में से 5 वोट निकलने होते हैं ना आखिरी दिन तक, उसको भी गलतफहमी होती है कि मैं जीत जाऊँगा। तो खुशफहमी को अगर निकाल भी दें तो मेरा ख्याल है कि 80% से ज़्यादा चांस हमारे हैं। ठीक, सर इलेक्शन जो जीत जाते हैं उनके पास क्या पावर होती है जो स्टेट उनको देती है? हाँ नहीं, इसमें स्टेट का तो एक्चुअली सोसाइटी के जो अपने फंड्स होते हैं, जो प्लॉट्स वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं, या जो आपकी यूटिलिटी बिल्स होते हैं कि जी वाटर सप्लाई का, सीवरेज का, वॉच एंड वार्ड का, उससे जो पैसे सोसाइटी के पास फंड इकट्ठा होता है, तो जो रजीम है उसने उस फंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और लोगों की जो ट्रांसफ़र होती है और जो उनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं उनकी एक्चुअली निगरानी करनी है कि किसी का कोई प्लॉट जो है उसके ऊपर कोई कब्ज़ा ना हो जाए, कोई गलत किस्म का मिसयूज़ ना हो। तो उसके लिए एक बेहतर ट्रांसफ़र का जो निज़ाम है प्लॉट्स की, उसके लिए एक बेहतर निज़ाम बनाना है, और बाकी यही है कि जो उनके फंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। ठीक, सर इस सोसाइटी में आप कब आए और यहाँ आके आपको कैसा लगा? अच्छा, ये एक अलग इसकी वो है कि मैं 2010 में एक्चुअली मैं कराची से शिफ्ट किया, मैंने यहाँ, वहाँ मेरा बिज़नेस भी था और अच्छा बिज़नेस था। तो मुझे ख्याल आया, उस वक्त मेरी उम्र कोई 43 ईयर्स हो चुकी थी, कि जी मुझे अब ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आराम की, सुकून की ज़िंदगी हो जाए, क्योंकि कंपटीशन कभी पूरा नहीं होता जी। और पैसा कमाना, अनलिमिटेड पैसा कमाना जो है ना, उसका मेरा बिलीव नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली 97 के बाद से मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है ना कुरान की तरफ हुआ, कि कुरान को समझना मज़हबी तौर से। तो मैंने ये मसलक वसलक की चीज़ों से मैं काफ़ी, मेरी समझ से जो है ना वो, तो उसकी कुरान की जो स्टडी बार बार करने से मुझे पता ये चला कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ पैसा कमाना जो है ना वो आपका मकसद नहीं है लाइफ का, कि उसमें तो आदमी थक जाता है। जब आपकी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, कि आप अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर देते हैं, आपका घर बन जाता है, आपके पास गाड़ी है, आप अपने अखराजात वगैरह पूरे करके और आपके पास पैसे इजाफी होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आपको जो है ना वो पैसा आपको तंग करना शुरू कर देता है कि जी मैं प्लॉट ले लूँ, या मैं और घर ले लूँ, मैं गाड़ी का मॉडल चेंज कर लूँ, मैं ये कर लूँ, और फिर सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल नहीं होता, आप उसमें थकते हैं। तो वो एक हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होना वही है जो मेरी चाहत है। अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे उसमें थका दूंगा जो तेरी चाहत है। तो इसकी मुझे ऐसी मतलब अपने तौर पे एक समझ आई कि बजाय इसके कि मैं इसमें थक जाऊं, तो मैं एक छोटे शहर में चला जाऊं। मैं कराची से बावलपुर आ गया और यहाँ माशाल्लाह जब से आया हूँ 2010 से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, और जो मेरी अपनी पर्सनल मेरा एक टाइम होना चाहिए वो भी मैं अपना एंजॉय करता हूँ। ठीक,
सर आपको अदब से कितना लगाव है, किताबें पढ़ते हैं आप? किताबें जी, उम्मुल किताब तो कुरान है, सब किताबों की माँ है और कोशिश कर रहा हूँ कि उसी को बार-बार पढूँ और समझूँ। इसके अलावा मैंने काफ़ी अशफाक अहमद साहब को पढ़ा है, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा है और भी सफ़रनामे वग़ैरह मुस्तनद हुसैन तारड़ साहब के और कुछ लोगों को भी पढ़ा है, जिसमें से मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद साहब को मैं ज़्यादा जो है, वो काफ़ी चीज़ों में मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। ठीक। जी। टूरिज़्म के हवाले से बात करूँ तो आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? देखिए जी, टूरिज़्म के हवाले से मैंने कोई 10 से 12 मुल्क भी घूमे हैं, सैर करने के हवाले से और मुझे शौक ही यही है। अच्छा। और ये शौक़ आपको जो है टूरिज़्म मेरी नज़र में आपको अल्लाह ताला से बहुत करीब कर देता है। जब आप मुख्तलिफ़ नज़ारों पे जाते हैं, जी। जो अल्लाह ताला ने, जैसे आप रेगिस्तान को पे जाएँ या पहाड़ों पे चले जाएँ, समुंदर पे चले जाएँ, तो जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं हुस्न, उसको आप देखते हैं तो वो आपको यकीन आता है कि ये चीज़ कोई इंसान या कोई और शख्सियत नहीं बना सकती, ये एक जो हमारा बनाने वाला मालिक है हमारा, वही बना सकता है। तो उसके हवाले से पाकिस्तान के भी मैंने चारों सूबे घूमे हैं अच्छा। और बलूचिस्तान मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, मगर बलूचिस्तान भी मैंने घूमा है, लोरालाई और तुर्बत, ग्वादर, ये सारे एरियाज़, कोयटा वगैरह। सिंध जो है उसमें क्योंकि मैं थ्रू आउट रहा हूँ, मेरा ऑल ओवर सिंध मेरा काम भी था और जी। जो मेरा बिज़नेस है वो ऐसा है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग, हमने रोड्स के ऊपर बिलबोर्ड्स लगाए। तो उस हवाले से मैंने बहुत थॉरो जो है सिंध में ट्रैवलिंग भी की और देखा भी और एन्जॉय भी किया उसको। पंजाब में भी यही है तकरीबन और केपी के और नॉर्दर्न एरियाज़, कश्मीर वगैरह, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब मैंने बाय रोड ट्रैवलिंग करके, और मेरा तो आप समझ लें कि इश्क और जुनून है ये ट्रैवलिंग का, और मैं जब तक साल में 5-7 विज़िट ना कर लूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। ठीक। सर आपने फॉरेन कंट्रीज़ का विज़िट किया, हुँ। वहाँ के एनवायरनमेंट को और पाकिस्तान को आप कैसा कंपैरिज़न करेंगे? क्या देखते हैं आप? बस ये हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ मुल्क जिनको मैं समझता हूँ कि जो मुझे बेहतर लगे कि जी अमेरिका है, चाइना है और भी इस तरह के, दुबई है, यूएई आप कह लें या सऊदी है। तो एक्चुअली जो हमारा फ़र्क है ना वो ये है कि कहीं पर भी जो कानून है ना, वहाँ की नेशन अपने आप को उस कानून के ताबे कर लेती है कि हमारी स्टेट ने जो कानून बना दिया हमने उसको फॉलो करना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं करते। जो हमारे यहाँ कानून बनता है, हमारी अक्सरियत जो है उस कानून को तोड़ के फ़ख्र महसूस करती है और उन लोगों के शहरी जो हैं वो अपने कानून को फॉलो करके फ़ख्र महसूस करते हैं। तो यही मैंने फ़र्क देखा है। दूसरा ये कि जो मेरी लाइफ में लिसनिंग है एज़ ए नेशन, मैं समझता हूँ कि हम लोग लिसनर अच्छे नहीं हैं। स्पीकर तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो लिसनर अच्छा होना भी ये है ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप बात को सुनें और समझें और उस पे अमल करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अमली इंसान होना ज़रूरी है। जी। बातोग्राफ़ी जो है वो तो सभी कर लेते हैं। जी। अमली तौर पे आप, सबसे पहली चीज़ है कि रोड पे ही सही चलना सीख लें आप, कि जी रोड के ऊपर मैंने रॉन्ग साइड पे नहीं चलना। मैंने अगर किसी को रास्ता देना पड़ जाए, मुझे गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ जाए, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। जबकि हम इस पे नाराज़ हो जाते हैं कि ब्रेक नहीं लगानी। ठीक। ठीक है, नहीं तो ये आपको खुशी महसूस होनी चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी को सहूलत दे रहे हैं। तो वो बाबा अशफाक कहा करते थे कि आप आसानियाँ तक़सीम करें तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। तो एक्चुअली आसानियाँ तक़सीम करना जो है ना, वही असल इस्लाम भी है और इंसानियत। ठीक। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं आपके? बहावलपुर जी, मैं तो बहावलपुर बाकायदा आप कह लें कि बाई चॉइस बहावलपुरिया हूँ कि कराची जैसे शहर में पैदा हुआ, वहीं ज़िंदगी गुजारी, बिज़नेस भी अच्छे साइज़ में किया और उसके बाद में उसको छोड़ के मैंने काफ़ी पाकिस्तान देखा हुआ था, तो मुझे बहावलपुर ऐसा शहर लगा कि जिसमें मुझे नज़र आया कि इसमें मैं एक अच्छी लाइफ गुजार सकता हूँ। और माशाल्लाह से इसके अंदर आप समझें कि टूरिज़म के हवाले से भी बहुत पोटेंशियल है। मोहल्लात हैं बहावलपुर के अंदर, इवन शायद बहुत कम शहर हैं ऐसे जहाँ पर सरकारी तौर पे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, म्यूज़ियम हो, ज़ू हो। तो मेरा ख़्याल है कि शायद फैसलाबाद जैसा इतना बड़ा शहर है उसमें भी ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। ठीक। और बाकी भी सारी सहूलियात सेहत की और तालीम की जो हमें ज़रूरत होती है वो भी है। और कल्चर भी बहावलपुर का बहुत अच्छा है, लोगों का प्यार मोहब्बत वाला। ठीक। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। ठीक। शायद मैं तो नंबर 1 रेट करता हूँ। सर बहावलपुर के मसाइल क्या हैं जिन पे आपका फ़ोकस हो कि इन मसाइलों का हल होना चाहिए? अच्छा, इसके हवाले से ये कि मैं, ये एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है, उस पे मैंने 2-3 दफ़ा कुछ चीज़ें भी डाली, ठीक। उस पे कुछ रिप्लाई भी आया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नंबर 1 है ना वो ट्रैफ़िक है। ट्रैफ़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उसके हवाले से वहाँ से जो सीएम हाउस से लाहौर से मेरा नोटिफ़िकेशन भी आया था कि जी
एक उन्होंने टेप्टा के नाम से कोई बनाई थी, फोरम उनका था ट्रैफिक के हवाले से। तो उसमें डीसी साहब उसके प्रेसिडेंट थे, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, मगर वो सिर्फ एक कागज़ की हद तक, पेपर की हद तक रहा, ना उसकी कभी कोई मीटिंग कॉल हुई, ना मेरे पास कोई उसके लिए काम हो। तो उसमें मैं काम करना चाहता था। इसके अंदर बाकायदा स्कूल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए। और जो लोग रोड्स के ऊपर रॉन्ग साइड ख़ास तौर से चलते हैं या ट्रैफिक के उसकी वो पाबंदी नहीं करते, मिसाल के तौर पे बाइक्स लें, हमारे बाइक्स में जो है ना, लोग शीशों को लगाना जो है वो एक बल्कि जुर्म समझते हैं कि यार ये बैक मिरर, हालांकि आप उससे देख लेते हैं कि आपके पीछे कौन आ रहा है, आपको टर्न करना है, आपको हेलमेट यूज़ करना है। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस देने के लिए स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से जो है वो मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था इसके लिए, मगर वो मैं नहीं कर सका। ये भी इंशाल्लाह आगे कोई ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले। सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? लेकिन वालिदैन का तो उनसे ज़्यादा तो किसी का भी नहीं हो सकता कि उनकी दुआएं, सबसे बड़ी बात यह कि वालिदैन की जो दुआएं और तरबियत, जो कुछ भी आज मैं हूँ तो ये उनकी तरबियत है। तो उसकी वजह से ही बाकी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ माशरे में, मिलने में, पड़ोसियों के साथ। या तो उसके बाद दोस्त ज़िंदगी में बहुत आए हैं, और शायद जितने दोस्त आए हैं मैंने आज तक किसी दोस्त को मिस नहीं किया। जो दोस्त मेरे थे वो आज भी हैं, उनमें इजाफा होता रहता है, मेरी जो है उसका वो बढ़ता जा रहा है स्कोर। और सब दोस्तों के साथ ही कोशिश करता हूँ कि वक्तन फ़ौक़्त, जैसे कराची जाऊँ तो कराची के दोस्तों को ज़रूर मिलूँ, जो मिस हो जाएँ नेक्स्ट टूर पर उनको मिल लूँ। इस तरह से बहावलपुर में जो बहुत अच्छे मेरे यहाँ दोस्त बने हैं, उन सब के साथ मेरी मोस्टली महीने में लाजमी सिटिंग होती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार सिटिंग होती है, और बाकी ये कि दोस्तों के बगैर तो कुछ ही नहीं उनसे। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? हाँ, ये एक मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि जी नंबर 1 तो ये कि आप मुआशरे में जितना भी सफ़र करें उसमें आपका कुछ भी वो हो, रोज़गार के हवाले से तो मेरे ज़हन में ये है कि जी जो आदमी मेहनती है, अपना दिमाग अपने काम में लगाता है और ईमानदारी से करता है, उसको फेलियर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का भी यही निज़ाम है। और उसमें कामयाबी ये है कि आप जब उस काम में, जैसे आज मैं बैठा हूँ 54 साल मुझे ये काम करते हो गया, मैंने उससे अच्छा रिस्क भी कमाया है, अच्छा खा भी रहा हूँ, मगर जिन लोगों के साथ मैंने लेन देन किया है वो ये मुझे मेरे बारे में कमेंट्स जानते हों कि जी ये लेन देन में अच्छा है, अच्छा इंसान है, ठीक है। इसी तरह से मेरे बच्चे हैं वो मुझसे मुतमईन हो, मेरी बीवी मुझसे मुतमईन हो कि भैया हमें भी टाइम देता है। और एक्चुअल कामयाबी यही है। ये जो एक अनलिमिटेड पैसा कमाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कुरान के अंदर 2 सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने उतारी हैं। एक सूरह वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़तिन लज़ी जमा मालन व अद्ददा वगैरह पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने माल जमा करने वाले के लिए, जो एक्स्ट्रा माल जमा है उसके लिए जहन्नुम की नवीद सुनाई है, जो कि हमारे मुआशरे में शायद हम लोग उसको समझते नहीं हैं। इसी तरह से एक सूरह तकासुर है, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने यही कहा है कि तुम लोग कंपटीशन में कमाने के चक्कर में कब्रों तक पहुंच जाते हो। तो जो अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई है, जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके दोस्त हैं, जब वो सब आपको अच्छा समझते हैं तो ही आप कामयाब हो। हाँ जी सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके हवाले से मैं अपनी राय तो एक रखता हूँ, मगर उसके ऊपर मैं नहीं कहना चाहता। एक्चुअल चीज़ ये कि हमारा जो मुल्क है, देखिए मेरी राय सिर्फ एक है, कोई मुझसे पहले मुल्क कैसा होना चाहिए। तो बाद लोग कहते हैं जी बहुत पैसा हो, हर आदमी को रोज़गार मिल जाए, वो अपनी अपनी सोच है, वो तो मिलता है और हर आदमी की अपनी मेहनत से वो आता है। एक आदमी गाँव में रहता है, अगर मेहनती है तो उसके वहाँ भी हालात अच्छे होंगे। एक आदमी को आप अमेरिका भेज दें, कनाडा भेज दें, अगर वो मेहनती नहीं है, काम नहीं करना चाहता, तो हो सकता है वहाँ जाके भी उसको बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़े। मगर जो हुकूमतों का ताल्लुक होता है, आपके मुल्क की एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी एक जो क्या उसको कहते हैं कि आपको फ़ख्र होना चाहिए अपनी कौम के ऊपर। ख़ास तौर से जैसे हमारे मुल्क में कर्ज़े लिए जाते हैं या लिए जाते रहे हैं, तो मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता अपनी ज़िंदगी में। ये अल्लाह की तरफ से एक नापसंदीदा चीज़ है, कर्ज़ उठाना या कर्ज़ लेना। तो मैं अगर अपनी ज़िंदगी से देखूँ तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सख्त हालात देखे, मेरी बीवी ने और मैंने। बिज़नेस का क्योंकि मुझे शौक़ था तो मैंने इसमें बहुत नुकसान उठाए, यहाँ तक कि मुझे टैक्सी चलानी पड़ी। जो मेरी पर्सनल गाड़ी थी उसको मैंने एज ए टैक्सी कराची में वो टैक्सी भी चलाई और फिर दोबारा से फिर मेहनत की, फिर पैसा कमाया। मगर एक काम हमने किया, मैंने और मेरी, हमने कभी किसी से कर्ज़ा नहीं लिया। इवन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ईद के दिन जो है मेरे घर पे गोश्त नहीं पका,
तो हमने दाल या सब्जी मंगाई, मगर मैं मोहल्ले की दुकान से उधार नहीं लेके आया। तो एक्चुअली यही कौम का एक लेवल होना चाहिए कि एज ए नेशन हमें दुनिया में अपनी खुददारी जो है उसको नहीं बेचना चाहिए। अपने खित्ते में और दूसरे मुल्क के साथ भी हमारा बराबरी का, हर मुल्क, भले वो अमेरिका हो, भले कनाडा हो, कोई भी मुल्क हो, एज ए नेशन हमें उसको बराबरी पर ट्रीट करना चाहिए और वो हमें बराबरी पर ट्रीट करना चाहिए, किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। आपके आइडियल सियासतदान कौन है? यार अभी जो इस रिजीम में चल रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से नाम लेने से बेहतर नहीं है इतना। ये वैसे पाकिस्तान के फाउंडर कायद आज़म जो हैं उनको मैं इस लिहाज से बड़ा वो लाइक करता हूँ, अल्लामा इकबाल को, उनको चीज़ों को फॉलो करता हूँ। और अभी मेरा ख्याल है ना ही मैं आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिनको आइडियल मानते हैं? आइडियल तो जी वही कहते हैं, हमारे आइडियल तो अल्लाह के नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी वो किसी समझदार इंसान ने कहा है कि किसी भी ज़िंदा इंसान को कभी आइडियल मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो मरने से पहले कुछ ऐसा कर गुजरे कि फिर आपको अफसोस हो। ठीक। तो मुझे अल्लामा इकबाल से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर, इवन कायद आज़म से भी ज़्यादा। खानों के हवाले से बात करूँ तो खानों में क्या क्या पसंद है, फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? देखिए जी, मेरा एक्चुअली तो मैं बहुत ही देसी हूँ इस मामले में, और देसी डिशें जो भी अच्छी बनी हुई हो मैं बड़ी चाहत से, बड़े शौक़ से खाता हूँ। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अगर आप पसंद कहें तो गोश्त के अंदर आलू गोश्त जो शोरबे वाला बनता है हमारे यहाँ पुराना ट्रेडिशनल, वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियों में साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो मैं ना खाता हूँ और शौक़ से ना खाता हूँ। और दालों के अंदर मूंग मसूर की दालें हैं, इवन मैं सालन जो है जितने भी आपको नाम ले रहा हूँ ये मैं चम्मच से भी उनको जो है वो खा लेता हूँ, इतना ठीक। शौक। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, सोसाइटी के लोगों को इलेक्शन के हवाले से एज अ कैंडिडेट आपका क्या मैसेज है? कैंडिडेट की हैसियत से तो मैं यही कहूँगा कि जी आप उन लोगों को ही वोट सपोर्ट करें जिनको आप समझते हो कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, विजनरी होंगे, उनके पास कोई विजन होगा किस तरीके से वो करना है, उनके बारे में खुद जानने की कोशिश करें कि वो बंदा क्या है, सही है, गलत है, करप्ट तो नहीं है। और बाकी फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी तगोदो करके, और जान के ज़रूर वोट दें, कोशिश करें जानने की। तो अगर मेरा ओपोनेंट अगर मुझसे आपको बेहतर लगता है आप उसको वोट दें, वो भी इसी सोसाइटी के रिहायशी हैं, तो हमें तो किसी से वो नहीं है, वो हमारे लिए वो भी भाई हैं सारे, हमारे से सीनियर हैं या जूनियर हैं, तो उनकी उसी तरह से हम इज़्ज़त करते हैं। उनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है उसको वोट दें, मगर बस ये देखें कि जो सोसाइटी के लिए बेहतर है उसके साथ आप चलें, और जो मिल के चलना चाहता हो, बजाय इसके कि किसी से ज़िद की जाए या किसी की मुखालफत, बराए मुखालफत की जाए। तो बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, जो भी सेक ऑफ सोसाइटी जो भी काम करें वो अच्छा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।